नमस्कार, मैं हूं आरती और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। गए हफ्ते वीएनएम टीवी की पहल आपने जरूर देखी होगी और अगर नहीं देखी है तो हमारे चैनल पे आप सर्च करें वीएनएम टीवी पहल, जो एजुकेशन रिलेटेड हमने एक प्रोग्राम इनिशिएट किया है। पहल की इस पहल में 2 एजुकेशन सेक्टर्स भी जुड़े, जहां पर क्रॉलर्स टू फ्लायर्स प्री स्कूल और शहर एक नई उड़ान सेंटर ने हाथ मिलाए वीएनएम टीवी की पहल से। ये एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को एहसास हुआ कोविड के 2 सालों के बाद, जब बच्चे धीरे धीरे करके स्कूल्स में एडमिशन लेने के लिए आ रहे थे, जब पेरेंट्स को फील हुआ कि अब बच्चों को स्कूल जाना जरूरी है क्योंकि स्क्रीन टाइम्स बहुत बढ़ रहा था, बच्चों की सोशल स्किल्स में बहुत सारा डिफरेंस आ रहा था, डेवलप नहीं हो रही थी, बच्चों का रूटीन डिस्टर्ब हो रहा था। और जब ये बच्चे हमारी स्कूल्स में आए तब ऑब्जर्व किया गया कि ये बच्चों की जो रेगुलर हैबिट्स हैं उसमें काफी सारे चेंजेस भी हैं और डिलेज भी हैं। एक अवेयरनेस प्रोग्राम क्रिएट किया जो है वीएनएम टीवी पहल। इस पहल के दौरान हमने वडोदरा सिटी के स्कूल्स के एजुकेटर्स, प्रिंसिपल्स को इनवाइट किया। तो पहल जो है ये एक ब्रिज बना पेरेंट, बच्चे और स्कूल के बीच में। हमारे इस प्रोग्राम में बड़ौदा सिटी की 2 से 3 स्कूल्स जो हैं वो ऑलरेडी जुड़ गई हैं और यहां से जो बच्चे हैं वो शहर एक नई उड़ान, जो हमारे आज के एक्सपर्ट हैं, उनके पास जा रहे हैं और प्रोग्राम जो है उनके लिए डिजाइन किया गया है, सपोर्ट प्रोग्राम, वो बच्चे उसे डे टू डे रूटीन में यूज कर रहे हैं और जिसकी वजह से बच्चों की जो क्लासरूम बिहेवियर्स हैं उसमें बहुत फर्क पड़ा है। टीचर्स भी खुश हैं, पेरेंट्स भी खुश हैं और बच्चे भी खुश हैं। लेकिन ये बात थी जहां पे बच्चों को थोड़ी ब्रशअप करने की जरूरत है। लेकिन काफी केसेस में ऐसा भी देखा गया है कि बच्चे जो हैं वो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स जो होते हैं उसमें से एक डिसऑर्डर जो है उसकी तरफ काफी सारा जो रेशियो है, परसेंटेज है, वो बढ़ता जा रहा है और वो है ऑटिज्म। बहुत ही दुख की बात भी है और बहुत चिंता की बात भी है और इसीलिए आज इस टॉपिक पर हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं और इसको डिस्कस करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में जो एक्सपर्ट मौजूद हैं, चलिए उनसे मुलाकात करते हैं। डॉक्टर श्रुति भार्गवा। श्रुति मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। श्रुति मैम एक्सपर्ट हैं ईसीई फील्ड में और शहर एक नई उड़ान के फाउंडर डायरेक्टर हैं। ये पिछले 25 सालों से स्पेशल एजुकेशन की फील्ड में काम कर रहे हैं। एक लाइन में थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस बताएं बच्चों के साथ। मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा ये इनिशिएटिव टेक ऑफ हुआ है जी। एंड मैं स्कूल्स को जो हमारे साथ ऑलरेडी जुड़ चुके हैं और जो पेरेंट्स हैं उनको थैंक यू बोलना चाहूंगी। एंड जो बच्चे ऑलरेडी हमारे सेंटर में आने लगे हैं, थोड़ा इनपुट, ऑलमोस्ट 1 महीने का इनपुट उनके साथ हमने प्रोग्राम वर्कआउट करके इनिशिएट किया है एंड ऑलरेडी दे आर शोइंग सो मच ऑफ पॉजिटिव चेंज। तो पेरेंट्स भी खुश हैं, आके मेरे से शेयर करते हैं कि मैम अच्छा कर रहा है, क्लास में बैठते हैं, ज्यादा अच्छे से एक्टिविटीज कर रहे हैं, उनका बैठने का बिहेवियर, अटेंड करने का बिहेवियर ऑलरेडी चेंज हो रहा है। सो आई डू होप कि जो दूसरे स्कूल्स हैं जिन्होंने इंटरेस्ट शो किया है वो भी इसका लाभ उठाएं, क्योंकि ये टेम्पररी फेज है, ये कोई परमानेंट जैसा इनपुट नहीं है, इट इज अ सपोर्ट प्रोग्राम। सो मैं चाहूंगी कि ज्यादा से ज्यादा स्कूल्स हमारे साथ हाथ मिलाएं, जिससे हम इन बच्चों के लाइव्स को ज्यादा मीनिंगफुली और पॉजिटिवली हम उनको गियर अप कर सकें, तो उनका भी जो स्कूल का जो जर्नी है वो स्मूथ हो जाए। हाँ जी। और मैं यहाँ पर जरूर एक चीज ऐड करना चाहूंगी, हमारे प्रोग्राम में जो प्रेजेंट थे उनको तो मैम ने कन्वे किया ही था, लेकिन आप जो हमें देख रहे हैं, ये जो सपोर्ट प्रोग्राम है ये सिर्फ बच्चे की जो कुछ एरियाज अच्छे से डेवलप नहीं हुई हैं उसको, उस जर्नी को थोड़ा स्मूथ बनाने का प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम वो नहीं है कि हम नॉर्मल स्कूल से बच्चों को निकालकर स्पेशल स्कूल में डाल दें, इसका ऑब्जेक्टिव ये बिल्कुल भी नहीं है। तो आप बिल्कुल भी घबराइए नहीं। अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा जो है वो कुछ चीजें जो हैं वो सही नहीं हो रही हैं या उसके डेवलपमेंट में जिस तरह से दूसरे बच्चे उस उम्र में कर रहे हैं वो नहीं कर रहा है, तो ये सपोर्ट प्रोग्राम आपके और आपके बच्चे के लिए है। इसे जरूर यूटिलाइज करने की कोशिश करें। बहुत ही पॉजिटिव प्रोग्राम है और बच्चे बहुत ज्यादा
अच्छे से स्कूल एक्टिविटीज कर पा रहे हैं, उससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है। एज एन एजुकेशनिस्ट हम तो यही चाहते हैं कि बच्चों का अच्छा हो, और इसीलिए वीएनएम टीवी की ये पहल आप तक लाई गई है, तो इसका फायदा जरूर उठाइएगा। बहुत सारे बच्चे आई एम श्योर आपके पास भी आ रहे हैं और हमारे पास भी आ रहे हैं, और डेफिनेटली दूसरे स्कूल्स में भी जा रहे होंगे, जहां बच्चों की सोशल स्किल्स डेवलप नहीं हुई हैं, बच्चे बैठ नहीं पा रहे हैं, और बहुत सारी चीजें जब डायग्नाइज करनी आती है तब पता चलता है कि बच्चे को ऑटिज्म है। तो सबसे पहले मैम, अगर क्लिनिकली हम बात करें तो ऑटिज्म क्या है, अगर आप हमारी ऑडियंस को बताएं। ऑटिज्म को हम ASD के नाम से भी जानते हैं, तो इसका फुल फॉर्म ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है जी। सो क्योंकि ये वर्ड स्पेक्ट्रम इसमें आ जाता है, तो इसका मतलब ये है कि हर एक बच्चे की कंडीशन में वेरिएशन होगी। सो एक सिंगुलर सॉर्ट ऑफ डिसऑर्डर नहीं है। और वेरिएशन किस तरह से आती है कि किसी को माइल्ड सिम्टम्स होंगे, किसी को मॉडरेट, कई बहुत सिवियरली अफेक्टेड होते हैं। सो इट्स अ स्पेक्ट्रम, रेंज है जी। ओके, माइल्ड से लेकर सिवियर तक। अब बच्चा ऑटिस्टिक है कि नहीं, उसके लिए अगर हम टेक्निकली अगर डेफिनेशन देखें तो बेसिकली 3 ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो वो बच्चे को दिखाने चाहिए, तो हम कह सकते हैं या हम सस्पेक्ट कर सकते हैं कि शायद ऑटिज्म स्पेक्ट्रम में ये बच्चा पड़ता होगा जी। वो तो असेसमेंट होगी तो हमको समझ आएगा, पर इवन टू सस्पेक्ट ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स बच्चे को शो करने चाहिए। उसमें सबसे पहला तो ये है कि अगर हम इन बच्चों को देखें तो इन बच्चों में जिसको हम कहते हैं ना कि कम्युनिकेटिव या इंटरैक्शन स्किल्स, ये बहुत डेफिशिट होती है, उसमें बहुत डिले होता है जी। सो जब हम कम्युनिकेशन कहते हैं तो कम्युनिकेशन बोथ इन द वर्बल एंड नॉन वर्बल फॉर्म। यूजुअली क्या होता है कि जो बहुत छोटे ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं, मोस्ट ऑफ देम आर नॉन वर्बल, उनकी लैंग्वेज आने में, डेवलप होने में थोड़ा डिले होता ही है। सो कम्युनिकेट नहीं करते हैं, दूसरों के साथ बातचीत नहीं करते हैं। सो वर्बली तो नहीं, नॉन वर्बली जेस्चर्स यूज करके भी नहीं, स्माइल करके भी नहीं। राइट। सो जिसे हम कहते हैं ना रेसिप्रोकल बिहेवियर, कि मैंने आपको कुछ बोला, आपने और सामने मैंने से कुछ किया। बोला, या मैंने आपको स्माइल किया, आपने सामने से स्माइल किया, है ना। तो वो रेसिप्रोकल बिहेवियर्स भी ये लोग सोशल जो इंटरैक्शन के लिए बहुत जरूरी है, वो भी ये लोग नहीं शो करते हैं, उसमें बहुत डेफिशिट दिखाई देता है। और इसी कारण के वजह से फ्रेंड्स नहीं बना पाते हैं। राइट। क्योंकि देखिए, फ्रेंड्स तब बनेंगे जब आप किसी से बातचीत करेंगे, या अगर आप बातचीत नहीं कर रहे हैं तो दूसरे बच्चे अगर आपको बोलते हैं कि चलो खेलना है, तो अगर आप बोल नहीं सकते तो एटलीस्ट आप स्माइल करोगे, आप नॉड करोगे, यस नो, है ना। ये बच्चे इस तरह की कोई सी सोशल स्किल शो नहीं करते हैं। राइट। सो फ्रेंड्स बनते नहीं हैं, या कोई फ्रेंड बनेगा तो वो फ्रेंडशिप लास्ट नहीं होती है। सो ये फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है कि देयर इज लैक ऑफ या डेफिशिट इन कम्युनिकेशन एंड इंटरैक्शन स्किल्स, ये नंबर 1 जी। सेकेंड जो बहुत कई बार ऑब्वियस सा कैरेक्टरिस्टिक होता है, वो इनके बिहेवियर से रिलेटेड है, जो बहुत रेपिटेटिव और स्टीरियोटिपिक होते हैं। अच्छा। सो रिपीटेड बिहेवियर्स होंगे। ओके। अब ये रिपीटेड बिहेवियर्स भी बोथ मोटर एंड वर्बल फॉर्म में, मोटर मतलब अपनी बॉडी की मूवमेंट्स के हिसाब से, तो ये बच्चे ऐसे होंगे जो जैसे बैठ के रॉकिंग करेंगे, अपने आप को आगे पीछे हिलाएंगे, हैंड फ्लैप करेंगे, राइट। या जैसे कोई टॉय हुआ तो अगर कुछ सर्कुलर टॉय है तो उसको गोल 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 रोटेट करते रहेंगे, तो बहुत टिपिकली खेलेंगे टॉय से। अगर जैसे कार है या टॉय बस है कुछ, तो उसको आगे पीछे मूव करते जाएंगे, व्हील्स की मूवमेंट देखेंगे, एंड घंटों इस बिहेवियर में वो इंडल्ज कर सकते हैं। ओके। सो मोटर स्टीरियोटिपिक वेज होंगे उनके, वर्बली भी इसी तरह से रेपिटेटिव बिहेवियर का, तो एक वर्ड या एक फ्रेज या एक साउंड को बोलते जाएंगे, रिपीट करते जाएंगे, तो देयर इज लॉट ऑफ रेपिटेटिव बिहेवियर, राइट। इसी तरह से उनके जो इंटरेस्ट होंगे वो बहुत रिस्ट्रिक्टेड होंगे। सो पर्टिकुलर टॉय से खेलेंगे, पर्टिकुलर एक्टिविटीज ही करेंगे, चेंज नहीं उनको एक्सेप्ट करते हैं थोड़ा भी। तो अगर टॉय मटेरियल आपने चेंज कर दिया, टॉय मटेरियल जो यूजुअली जहां पड़ा होता है उसको आपने कहीं और रख दिया, उसमें भी टैंट्रम आएगा, राइट। मेरे सेंटर में एक बच्चा आता था कि वो, उसकी एक चेयर फिक्स थी, तो वो तो अपनी चेयर में बैठता ही था, मैडम भी जिस चेयर में बैठेगी वो भी फिक्स्ड होनी चाहिए, और मैडम को उसी चेयर पे उसी जगह पे बैठना चाहिए। अच्छा। उस लेवल का रिस्ट्रिक्शन या रेपिटेशन इन बच्चों को चाहिए होता है। तो कुछ भी चेंज होगा तो इट इज नॉट एक्सेप्टेबल, एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट कि उनको आप मना पाएं कि भाई अभी हमने इसके बाद ये करना है, या कुछ ऑल्टरनेटिव सुझा पाए।
जैसे उनको अगर हम कहें कि चलो शॉपिंग जाएंगे तो एक ही शॉप में उसी में जाके वही टाइप की चीज लेनी है, आप विंडो शॉपिंग इधर उधर नहीं कर सकते। सो दैट विल ऑल्सो गेट द चाइल्ड टू बी अपसेट। ओके, सो ये बहुत ऑब्वियस से उनके स्टीरियोटिपिक बिहेवियर्स होंगे, तो ये इनका सेकंड कैरेक्टरिस्टिक हुआ, एंड ये तो आप बहुत ऑब्वियसली उनके बिहेवियर में देख पाएंगे। थर्ड मेन चीज जो है जो हमें ध्यान रखनी है कि ये जो सारे सिम्टम्स हैं ये अर्ली चाइल्डहुड से मौजूद होंगे। इसका क्या मतलब हुआ कि ऐसा नहीं होगा कि बच्चा 10 साल का हो गया, 15 साल का हो गया और फिर हम कहें कि ऑटिस्टिक हो गया। जी, ये एक बचपन से ही ये सिम्टम्स हमको दिखाई देने लग जाते हैं। सो अगर ये चीजें हमको बच्चे में रिपीटेडली दिख रही हैं, कंसिस्टेंटली दिख रही हैं, एंड सी ऐसा भी नहीं होगा कि स्कूल में दिखेंगी और घर में नहीं दिखेंगी, ऐसा नहीं, ये कंसिस्टेंटली दिस इज व्हाट द चाइल्ड विल बी। तो अगर हमको ये बिहेवियर पैटर्न्स दिख रहे हैं तो वी कैन सस्पेक्ट कि शायद बच्चा ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम में शायद है, फॉलो, एंड देन वी शुड गो इन फॉर फर्दर असेसमेंट, कंफर्म करने के लिए। जी, एंड एक चीज और कि मोस्ट ऑटिस्टिक बच्चे जो है ना वो थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल डिले भी दिखाएंगे, अनलेस की माइल्ड फॉर्म ऑफ ऑटिज्म हो जिसको हम एस्पर्जर सिंड्रोम भी बोलते हैं। उस केस में बच्चों का मेंटल फंक्शनिंग शायद नॉर्मल रेंज में आए, बट जनरली देयर इज सम एसोसिएटेड इंटेलेक्चुअल डिले फॉर द चाइल्ड। सो ये 3-4 सिम्टम्स हमको ध्यान में रखने हैं। ये अगर बच्चा परसिस्टेंटली दिखा रहा है तो वी कैन सस्पेक्ट कि आगे एक्शन लेने की जरूरत है। करेक्ट। अब ऑटिज्म को अगर मैम हमें टेस्ट करना है, हाँ जी, तो वो प्रोसेस क्या है और किस तरह के टेस्ट होते हैं उसमें? सी ऑटिज्म को भी असेस करने के लिए देर आर पीपल हु नीड टू बी ट्रेन्ड, है ना, तो वही लोगों के पास हमें पेरेंट्स को डायरेक्ट करना चाहिए कि जो सर्टिफाइड हैं टू ट्रेन द चिल्ड्रन। सो बेसिकली जो एरियाज मैंने अभी बताए आपको, उन्हीं एरियाज का असेसमेंट होता है। सो बच्चे के कम्युनिकेशन लेवल्स कैसे हैं, मतलब सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना, सोशल कम्युनिकेशन है, सोशल इंटरैक्शन है, या बच्चे का जनरल बिहेवियर किस तरह से है, जैसे जो मैंने कहा कि रेपिटेटिव या स्टीरियोटिपिक बिहेवियर ये बच्चे दिखाते हैं। सो यही एरियाज हैं जो असेसमेंट में भी जो भी पर्सन असेस करेगा वो इन्हीं एरियाज के ऊपर असेसमेंट अपना बेस करता है। जनरली ऑटिस्टिक बच्चे का जो असेसमेंट होता है, एक तो उसमें बच्चे को ऑब्जर्व किया जाता है इंटेंसिवली अलग अलग सिचुएशंस में। तो अगर स्कूल गोइंग है तो स्कूल में ऑब्जर्वेशंस होंगे, घर में होंगे, आउटसाइड द होम होंगे। सो ऑब्जर्वेशंस एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हो जाती है। पेरेंट्स और टीचर्स से डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ली जाती है बच्चे के बारे में। कई बार पेरेंट्स और टीचर्स को चेकलिस्ट, स्टैंडर्डाइज चेकलिस्ट होती हैं, उनके ऊपर भी दे आस्क कि आप इसमें मार्क करके दीजिए हमको। तो बच्चे के बारे में इंटेंसिव इंफॉर्मेशन ली जाती है। फिर ये सारे इंफॉर्मेशन को कोलेट करके उसके ऊपर से रिजल्ट निकाला जाता है जी। एंड इसके अलावा स्टैंडर्डाइज स्केल्स भी अवेलेबल हैं Right. फॉर असेसमेंट ऑफ ऑटिज्म। फॉर एग्जांपल एक है जैसे चाइल्डहुड ऑटिज्म रेटिंग स्केल है। तो इस तरह के स्टैंडर्ड स्केल्स हैं जिनको यूज करके फिर हम उनके ऊपर बच्चे को रेट कर सकते हैं, एंड अकॉर्डिंग टू देयर कट ऑफ पॉइंट्स फिर पता लगाया जा सकता है कि है कि नहीं, और अगर है तो कितनी डिग्री पे है, कितना इंटेंस है या कितना माइल्ड है जी। तो इस तरह की फैसिलिटी अवेलेबल है फॉर असेसमेंट ऑफ द चाइल्ड। करेक्ट। हाँ जी मैम, ये आपने बताया टेस्टिंग के बारे में। एक और बात मेरे दिमाग में आ रही है जो बॉदर भी कर रही है कि क्या ऑटिज्म जो है ये जेनेटिक डिसऑर्डर भी हो सकता है? देखिए, हाँ, इसके ऑटिज्म के 2-3 कारण अभी तक रिसर्चेस ने जैसे पता करे हैं जी। एक तो है इट इज रिलेटेड टू आवर ब्रेन जी। तो ये पाया गया है कि जो लोग ऑटिज्म स्पेक्ट्रम दिखाते हैं, दर्शाते हैं, उनके ब्रेन कनेक्शंस में वेरिएशन होती है। राइट। सो जो ब्रेन कनेक्शंस होते हैं वो क्योंकि उस तरह से नहीं होते जो एक नॉर्मल ब्रेन में होते हैं। सो जो मैसेजेस होते हैं न्यूरॉन्स में जो ट्रैवल होते हैं जिस तरह से एक नॉर्मल ब्रेन में, उस तरह से इनके ब्रेन्स में नहीं ट्रैवल होते हैं, एंड उस वजह से ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स ये दिखाते हैं। राइट। सो एक तो हुआ ब्रेन से रिलेटेड। फिर रिसर्च ने बहुत स्ट्रॉन्ग ये बताया है कि हाँ देयर कैन बी हेरिडिटी कमिंग इन। जी। राइट।
तो देखा गया है कि अगर फैमिली में एक बच्चे को अगर ऑटिज्म है तो अगर सेकंड सिबलिंग पेरेंट्स प्लान कर रहे हैं सो 15% मोर चांसेस बढ़ जाते हैं कि शायद उस बच्चे में भी करेक्टरिस्टिक्स आए। सो देयर इज प्रोबेबिलिटी जी ना भी हो बट द चांसेस ऑफ इट अकरिंग वो बढ़ जाते हैं अगर एक बच्चे को ऑलरेडी ऑटिज्म है। जी देन थोड़ा जेनेटिक भी है क्योंकि देखा जाता है कि फैमिलीज में इट रन्स, तो विद इन द फैमिली जो जेनेटिक मेकअप है अगर उसमें म्यूटेशंस हो रही हैं सो देन इट कैन हैपन कि जेनरेशंस में ऑटिज्म देखने को मिले। सो रिसर्चर्स हैव इंडिकेटेड कि ये 2-3 रीजंस की वजह से ऑटिज्म कैन अकर। जी तो अभी प्राइमरीली यही कारण माने जाते हैं कि क्यों बच्चा ऑटिस्टिक टेंडेंसी शो कर रहा है। हाँ जी, हाँ जी। वेरी ट्रू। कोविड के बाद जो है ऑटिज्म के जो आंकड़े हैं कंपैरेटिवली इतने सालों से हम देखते हैं तो बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। क्या कारण हो सकता है इसके पीछे? कहाँ पर भूल हो रही है एजुकेशन सिस्टम की या फिर फैमिली की एज अ पेरेंट जो हमें नहीं समझ में आ रही है, हमें दिख नहीं रही है? आरती, इसमें 2 चीजें हैं, है ना। जी। एक तो कि हाँ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो इस डिसऑर्डर को अभी दिखा रहे हैं वो खरेखर बढ़े भी हैं। जी। दूसरा ये भी हुआ है कि कई बारी हम मिस इंटरप्रेट कर जाते हैं। जी। तो कई बच्चे रियलिटी में डिसऑर्डर वाले बच्चे नहीं होते हैं Right. पर क्योंककि वो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाते हैं राइट तो हमको लगता है ऑटिस्टिक है। राइट अब जैसे ऑटिस्टिक बच्चे जो होते हैं ना वो सेंसोरियली भी बहुत थोड़े अलग फीचर्स शो करते हैं। अच्छा। कई बहुत हाइपर सेंसिटिव होते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे थोड़ी सी भी लाउड साउंड आई, थोड़ी सी ब्राइट लाइट आई या किसी ने उनको टच करने की कोशिश करा, है ना, तो जो भी हमारी सेंसेस हैं या कोई स्मेल होगी तो वो इस सब से विड्रॉ करेंगे। सो लाउड साउंड थोड़ी सी होगी तो कान बंद कर लेंगे या लाइट उनको डिस्टर्ब कर रही होगी तो टैंट्रम थ्रो करेंगे या चले जाएंगे वहां से, या फिर अगर आप टच करने की कोशिश कर रहे हैं तो विड्रॉ होंगे। मेरे पास एक जैसे बच्चा था वो थोड़ा ज्यादा लेवल ऑफ ऑटिस्टिक उसमें स्पेक्ट्रम में था, तो आप उस बच्चे की तरफ को चलें तो वो बच्चा पीछे की तरफ को भागता था, मतलब वो टच को इतना ज्यादा रेजिस्ट करता था। सो देयर आर सम चिल्ड्रन हु आर हाइपर सेंसिटिव, कुछ हाइपो सेंसिटिव होते हैं, वो रिएक्ट ही नहीं करते। तो आप उनको बुलाते जाएंगे, आपके सामने देखेंगे नहीं, आप उनका नाम भी बुला रहे हैं वो रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, आप सॉन्ग सेशन में बिठा रहे हैं तो वो अपनी ही दुनिया में होंगे, उनके सामने आप मटेरियल रख रहे हैं तो वो उसको देख के भी नहीं रिस्पॉन्ड करेंगे, है ना। सो अब आप ये कैरेक्टरिस्टिक्स अगर देखें तो बहुत से छोटे बच्चे भी कई ये कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाते हैं, राइट। तो कई बार बच्चे होते हैं आपने नाम बुलाया वो देखेंगे नहीं, या वो कुछ बोल रहे हैं पर आपके सामने देखकर नहीं बोल रहे, इधर इधर देखकर बोल रहे हैं, है ना। तो हमको लगता है कि ऑटिस्टिक हो गए, मतलब ऑटिज्म हो गया करके। पर उसमें क्या होता है कि बच्चे अगर ये 1-2 सिम्टम्स दिखा रहे हैं मतलब ऑटिज्म डिसऑर्डर नहीं हो गया है। इट इज ओनली कि शायद लैक ऑफ ट्रेनिंग रही है या एडिक्वेट इनपुट्स उस तरह के नहीं मिले कि भाई फॉर्मल सेटिंग में किस तरह से हमने रहना है, बिहेव करना है, राइट। तो वो बच्चे ये ट्रांजिटरी बिहेवियर्स इस तरह के दिखा रहे हैं। कभी मूड नहीं हो तो भी रिस्पॉन्ड नहीं होते हैं। एंड छोटे बच्चे तो अपने चंचलता में प्ले में कई बारी नहीं भी रिस्पॉन्ड करते। बिल्कुल मूड भी नहीं होगा तो नहीं रिस्पॉन्ड करेंगे क्योंकि उनको वो सीरियसनेस नहीं पता लगती, राइट। सो बहुत जरूरी है कि हम ये डिसीजन बहुत क्लियर माइंड से लें कि हम किसको आगे असेसमेंट के लिए भेजेंगे। एज आई सेड वो जो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो परसिस्टेंटली दिखने चाहिए, राइट। बहुत छोटेपन से दिखेंगे वो बच्चे में। जी। 1 साल से छोटा बच्चा भी होगा ना, अगर वो अल्टीमेटली ऑटिज्म स्पेक्ट्रम में पड़ता होगा तो उसमें भी कैरेक्टरिस्टिक्स दिखने शुरू होंगे। जैसे हम अगर छोटा बच्चा देखें 6 महीने का, है ना, तो वो फेमिलियर फेस के सामने स्माइल करने लग जाते हैं, या आप उसको बुलाओ तो बॉडी मूवमेंट्स करेंगे, खुश होंगे, है ना। जी। या फिर वो आप उसको कुछ बोल रहे हैं तो वो आगे से बैबल करेंगे। ये बच्चे ये सारे बिहेवियर्स नहीं दिखाएंगे। ओके। सो अगर परसिस्टेंटली इस तरह के बिहेवियर्स आ रहे हैं तो वी कैन रेफर। एंड जैसे आपने कहा कि नंबर्स बढ़ रहे हैं, उसके भी 2-3 रीजंस हैं। एक तो कि जिस क्राइटेरिया पे हम ऑटिज्म को बेस कर रहे हैं वो थोड़ा वाइडन हुआ है, मतलब साइंटिफिकली। सो माइल्ड केसेस जैसे मैंने कहा एस्पर्जर सिंड्रोम वगैरह हैं, वो वाले बच्चे भी अब ऑटिज्म की कैटेगरी में आ गए हैं, तो वो नंबर्स बढ़ गए हैं, राइट।
थोड़ा जनरल अवेयरनेस ऑटिज्म के बारे में बढ़ गया है। तो राइट फ्रॉम एजुकेटर्स टू मेडिकल पीपल टू साइकोलॉजिस्ट टू पेरेंट्स, सबकी पहचान में कंडीशन थोड़ी आने लगी है, तो थोड़े अलर्ट ज्यादा हो गए हैं। सो शायद थोड़े ज्यादा बच्चे असेस हो रहे हैं, तो इसलिए भी नंबर्स ज्यादा दिखाई देने लग गए हैं, राइट। एंड पहले शुरू में क्या था कि ऑटिज्म को इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, जिसको हम पहले मेंटल रिटार्डेशन बोलते, उसी के अंदर ये बच्चे भी आ जाते थे, सेपरेट कैटेगरी नहीं मानी जाती थी। तो अब ये सारा बाइफर्केशन भी हो गया है। सो वो नंबर्स और वो कैटेगरी हमको ज्यादा दिखने लग गई है, तो इसलिए मतलब ऐसा हो गया है कि हमको हमें लगता है, हुआ भी है थोड़ा, कि नंबर्स बढ़े हैं। पर एज आई एम सेइंग, टू रिपीट माई सेल्फ अगेन, केयरफुली डिसीजन लीजिए जी, कि ये बच्चा थोड़े ट्रांजिटरी बिहेवियर्स ही दिखा रहा है कि सच में ये उस कैटेगरी में शायद पड़ेगा, है ना। तो वो हमको जरा ध्यान। तो कितना समय मैम, क्योंकि एज अ पेरेंट हमेशा एक अभिभावक को चिंता रहती है कि ठीक है, बिल्कुल सही समय पर हमने बच्चे को आपके पास ले आए, बच्चे को स्पेशल प्रोग्राम मिल रहा है, पर कितना समय, 1 साल 2 साल 3 साल, अल्टीमेटली वो बच्चा जो है वो नॉर्मल स्कूल का भाग कब बनेगा, जहां हम बात करते हैं इंक्लूजन की। तो क्या ये बच्चे इंक्लूजन के तहत नॉर्मल स्कूलिंग का हिस्सा बन सकते हैं? अगर यस तो किस तरह से मैम, और अगर नहीं बन सकते हैं तो फिर उसके लिए क्या ऑल्टरनेटिव और एजुकेशन सिस्टम क्या हमें दे रहा है, तो पेरेंट्स उस हिसाब से उसे फॉलो कर सकें? इसमें आरती ऐसा है कि देखिए, सब बच्चों को शुरू में तो एक अर्ली इंटरवेंशन सपोर्ट प्रोग्राम की जरूरत पड़ेगी ही जी, क्योंकि एज आई एम सेइंग, इनको 2-3 लेवल्स पे ट्रेनिंग की जरूरत होती है। वन तो लैंग्वेज, है ना, तो लैंग्वेज एक तो बोलना, ऐसा नहीं है कि ये बोल नहीं सकते हैं जी, पर वो कम्युनिकेशन कैसे करना है वो इनमें मिसिंग होता है। तो हमें वो इनको सिखाना पड़ेगा कि अगर इनको हमने एक ग्रुप में प्लेस करना है, अल्टीमेटली अगर क्लास सिचुएशन में हमने इनको प्लेस करना है, तो दूसरों के साथ ये लोग तालमेल कैसे बैठेंगे, है ना। सो वो जो स्किल्स हैं, वेदर वर्बल है वेदर नॉन वर्बल है, उसकी थोड़ी ट्रेनिंग हमको इन बच्चों को देनी पड़ेगी जी। सिमिलरली अगर किसी बच्चे में बहुत स्ट्रॉन्ग स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर्स हैं, है ना, या वो ट्रांजिशन के लिए बहुत ज्यादा अपसेट हो जाता है, तो उसकी ट्रेनिंग तो हमें बिफोर द चाइल्ड गोज टू स्कूल बच्चे को देनी ही पड़ेगी। क्योंकि देखिए, स्कूल में तो क्या है, मिनट मिनट में ट्रांजिशंस हैं, है ना, क्लासेस बदलती हैं, पीरियड्स बदलेंगे, टीचर्स बदलेंगे, बुक्स कॉपीज बदलेंगी। सो हर टाइम देयर इज अ ट्रांजिशन, वो बच्चे को फेस करना पड़ेगा। अगर छोटा बच्चा है तो प्ले मटेरियल शेयर करना पड़ेगा, प्ले मटेरियल अलग अलग जगह पे होगा, है ना, सेशंस चेंज होंगे। सो बच्चे को इनिशियली वो सपोर्ट तो हमको प्रोवाइड करनी पड़ेगी कि द चाइल्ड बिकम्स कंफर्टेबल विद ट्रांजिशंस, विद बिहेवियर्स, या कम्युनिकेशन का इफ नॉट वर्बल तो एटलीस्ट नॉन वर्बल क्यूज वो बच्चा दे सके, है ना। ये सब बेसिक ट्रेनिंग करके फिर हम इस बच्चे को रेगुलर सेटअप में भेज सकते हैं जी। रेगुलर सेटअप में भी सीधे हम ये नहीं कर सकते कि हाँ हमने ट्रेन कर दिया आप जाओ, वहां पे भी एक टीम की जरूरत लगेगी, उस बच्चे को सपोर्ट तो कॉन्स्टेंटली चाहिए होगी, बिकॉज ये बिहेवियर सिस्टम में से ऐसे ही निकल नहीं जाते हैं। शायद हम उनको लोअर डाउन कर सकेंगे, पर वो टेंडेंसीज तो बच्चे में रहेंगी। सो फॉर अ क्लासरूम टीचर, जो हमने अपनी पहले भी टॉक्स में बात करी है, जिसने और 25 बच्चों को देखना है एक्सक्लूसिवली, शायद वो इतना 1-on-1 अटेंशन इस बच्चे को नहीं दे पाएंगी। सो इमेजिन करिए कि ये बच्चा जो किसी कारणवश डिस्टर्ब हो गया है और सडनली मेल्ट डाउन हुआ है, या वो टैंट्रम थ्रो करके अब वो जमीन पे लेट गया है, सो टीचर क्या करेगी वहां पे? इस बच्चे को अटेंड करेगी, तो दूसरे बच्चों का क्या होगा? अगर उसका ज्यादा टाइम इस बच्चे को मॉनिटर करने में जाएगा तो बाकी बच्चों की लर्निंग का क्या होगा, प्लस इस बच्चे की लर्निंग का भी क्या होगा, राइट। सो अगर हम इन बच्चों को रेगुलर सिस्टम में प्लेस करते भी हैं, सो वी विल हैव टू हैव अ सपोर्ट सिस्टम इन प्लेस जी। तो इस बच्चे को कौन मॉनिटर करेगा? जब इस बच्चे को असिस्टेंस चाहिए तो कौन देगा? टीचर को कौन सपोर्ट कर रहा है ना। सो वो सिस्टम हमें बिल्डअप करके ही रखना पड़ेगा। एंड कई केसेस में जहां पे बहुत सिवियर लेवल्स ऑफ ऑटिज्म होता है, वो बच्चे शायद रेगुलर नॉर्मल मेन स्ट्रीम स्कूल्स के भाग ना भी बन पाए, क्योंकि उनके बिहेवियर्स इतने एक्सट्रीमली डिस्टर्ब्ड होते हैं कि वो बच्चे के लिए भी एक बिग सिचुएशन थोड़ा मुश्किल हो जाता है हैंडल करना, एंड ऑफ कोर्स दूसरे लोगों के लिए।
तो इन बच्चों का तो यही है कि हाँ, वी विल हैव टू हैव देम इन शेल्टर्ड सेटअप्स, जहां स्मॉल ग्रुप्स में ज्यादा 1-on-1 में इनको इंटरेक्शंस मिल पाए, इनको ट्रेनिंग दी जा सके, एंड डिपेंडिंग ऑन फिर उनका प्रोग्रेस कैसा होता है उस हिसाब से देन वन कैन थिंक ऑफ कि एजुकेशनल इनपुट्स ये बच्चा कितने लेवल तक मास्टर कर पा रहा है। Right. तो एटलीस्ट हम फंक्शनल लेवल तक इसको ट्रेन कर सके कि इंडिपेंडेंटली अपनी लाइफ वो बच्चा जी सके, या अगर उतना लेवल आ जाता है तो शायद वोकेशनली हम उस बच्चे को ट्रेन कर पाए, एंड अंडर सुपरविजन देन ही और शी स्टार्ट्स टू वर्क समवेयर। जी। सो ये तो एक्चुअली केस बेस पर डिसाइड होगा। राइट। तो डिपेंडिंग ऑन कि क्या लेवल है उस बच्चे की, कब वो किसी प्रोग्राम में एंटर हुआ है, उस प्रोग्राम से उसको कितना फर्क पड़ा है, विल दैट चाइल्ड शो द कैपेसिटी कि वो ग्रुप में जा सकता है कि नहीं, फिर ग्रुप में प्लेस करके उसकी आगे की जर्नी कैसी रही है, उस बेसिस पे हर बच्चे का आगे का सिस्टम डिसाइड होगा। पर यह है कि हाँ, एनरोल तो करना ही चाहिए प्रोग्राम में, तभी कुछ हम फर्क ला पाएंगे। जी। ये सोच के कि कुछ नहीं होगा या क्या होगा, हम कुछ ना करें, वो तो बिल्कुल फिर गलत है। घर पर रखने से उनकी कोई भी स्किल आगे नहीं बढ़ेगी, पर वो खुद अपने, आई थिंक मैंने ये भी देखा है कि काफी बच्चे जो हैं ये आपके पास आते हैं, मैंने ऑब्जर्व भी किया है कि इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। जैसे पहले पूरा टाइम पेरेंट को कैरी करके लेके जाना है, पेरेंट को ही सब बताना है, दिखाना भी है, बिठाना भी है, उठाना भी है, तो प्रोग्राम से इतना फर्क पड़ता है कि बच्चे खुद करने लगते हैं। एब्सोल्युटली आरती, इंडिपेंडेंस तो आती ही है, और जैसे मैंने कहा कि ये जो स्टीरियोटिपिक बिहेवियर्स हैं, है ना, ये भी बहुत हद तक रिड्यूस होते हैं, कम हो जाते हैं। एंड क्योंकि पेरेंट्स को अंडरस्टैंडेबल है कि ये भी टेंशन रहती है कि सीखेंगे कि नहीं। जी। बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, काम करने का तरीका है, सब सीखते हैं। जी। थोड़ा टाइम लगता है जी। पर ऐसा नहीं है कि सीखते नहीं है। करेक्ट। मतलब हम अगर उनको छोटे ग्रुप में एक बहुत प्लान्ड सिस्टमैटिक वे से अगर हम इनपुट दें तो ये बच्चे भी बहुत अच्छे से मतलब अपने बिहेवियर्स में चेंज ले आते हैं। दे आर एबल टू बी पार्ट ऑफ एटलीस्ट स्मॉल ग्रुप्स, वर्क इंडिपेंडेंटली। कुछ ऑफ कोर्स जैसे मैं कह रही हूँ कैरेक्टरिस्टिक्स रहते ही हैं जी, बट दे बिकम मच बेटर एंड इंडिपेंडेंटली फंक्शन करना शुरू कर देते हैं। हाँ जी, हाँ जी। अगर स्पेसिफिकली हम ऑटिज्म की बात करें तो एज एन ऑटिस्टिक पेरेंट, बच्चे का जो पेरेंट है, क्या चीजें उन्हें ध्यान रखनी चाहिए अपनी दिनचर्या की जिंदगी में, ताकि बच्चे के लिए भी और पेरेंट के लिए भी जो रूटीन है वो सिंपल हो जाए? देखिए, जैसे हमको उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से अपना एनवायरनमेंट ढालना पड़ेगा थोड़ा सा, है ना। तो जिस तरह से उनको रूटीन्स पसंद है, तो एज अ पेरेंट भी टू मेक लाइफ इजी फॉर देम ऑल्सो एंड फॉर द चाइल्ड ऑल्सो, कंसिस्टेंट रूटीन्स और शेड्यूल्स अपने डे टू डे बेसिस पे आप बिल्ड इन करिए। अगर आप थोड़ी सी चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं तो प्री वॉर्न करिए बच्चे को कि हम करेंगे ऐसा चेंज, तो ट्राई करेंगे, शायद बच्चा नहीं भी एक्सेप्ट करे, फिर थोड़ी देर बाद ट्राई करो। तो बात यह है कि हमें बच्चे के हिसाब से अपना जो इंटरवेंशन है या डे टू डे लाइफ है उस हिसाब से हमको थोड़ा अपना टाइम टेबल बना लेना पड़ेगा जी। अब्रप्ट चेंजेस ना लाएं। तो एक बार बच्चा उस एनवायरनमेंट में जरा सिक्योर हो जाएगा कि हाँ मतलब ठीक मेरे हिसाब से जो उसकी लाइकिंग की चीजें उस हिसाब से चलता है, सो द चाइल्ड ऑल्सो रिलैक्सेस डाउन। फिर माइनर थोड़े चेंजेस आप इंट्रोड्यूस करते जाइए तो वो बच्चा भी थोड़ा धीरे धीरे उनको एक्सेप्ट करना शुरू कर देता है जी। एंड यही है कि हम एज एडल्ट जितना इन्वॉल्व रहेंगे बच्चे के साथ उतना वो बच्चा हमें भी रेसिप्रोकल वे से हमारे साथ इंटरैक्ट करेगा, रिएक्ट करेगा। तो होपफुली वो शेयरिंग से, रेसिप्रोसिटी से बच्चा पिकअप करता जाएगा आगे स्किल्स जो रिक्वायर्ड है टू गो इनटू द आउटर वर्ल्ड या बिगर वर्ल्ड। वेरी ट्रू। बहुत अमेजिंग पॉइंट्स मैम ने बताए हैं और ये सबके लिए एक्चुअली बेनिफिट है। ऐसे नहीं कि वो पेरेंट्स जिनके बच्चे ऑटिस्टिक है, पर जो नॉर्मल बच्चे भी हैं ना, हमारे घरों में जो बच्चे हैं, उनको भी मेंटली हम कहते हैं ना प्रिपेयर करें हर चीज के लिए। जो भी बदलाव आप उनकी रूटीन में ला रहे हैं उनको बताएं। अब मैं आपको अभी के एग्जांपल बताती हूँ। अभी स्कूल स्टार्ट हुए हैं मैम और बच्चे नए आ रहे हैं हर जगह में, तो कभी कोई बच्चा यहाँ पे गोदी में होता है, कभी यहाँ पे होता है, तो उठने के लिए भी हमें उनकी परमिशन और उनको बताना पड़ता है कि बेटा मैं उठ रही हूँ, मैं पानी पी के वापस आ रही हूँ, आप 2 मिनट वेट करो। मतलब रियली वी हैव टू प्रिपेयर देम। तो अगर वो बच्चे भी इतने सेंसिटिव हैं, अगर थोड़ा सा चेंज उनके रूटीन में भी आता है तो डिस्टर्ब होते हैं, तो डेफिनेटली इन बच्चों के साथ तो जो भी तकलीफें हो रही हैं वो और भी ज्यादा
हमें उस पे फोकस करना है और पेशेंस, सबसे ज्यादा पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। और हैट्स ऑफ वो सारे पेरेंट्स को जो ये बच्चों के साथ रोजमर्रा की जिंदगी में डील करते हैं, इन बच्चों को उतना ही लव, उतना ही अफेक्शन देते हैं। बस खाली एक चीज आपको करनी है कि उनको स्ट्रीमलाइन करने के लिए ऐसे प्रोग्राम्स में लेकर जाइए ताकि उनको थोड़ा और स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट मिले, उनकी पर्सनल नीड्स जो है उसको ध्यान रखा जाए और उनकी जो स्किल्स है उस पर काम किया जाए ताकि बच्चे को बेनिफिट हो। और बच्चे को बेनिफिट होगा तो आपको भी अंदर से बोलते हैं ना कि एज अ पेरेंट इतनी खुशी होगी कि हाँ बच्चों में चेंजेस दिख रहा है। और ग्रेजुअली आई थिंक आपकी जो वो सोच है, जो टेंशन रहता है कि नॉर्मल स्कूल में मेरा बच्चा जाए, तो धीरे धीरे वो चीज भी पॉसिबल हो पाएगी, लेकिन शुरुआत करनी जरूरी है। मैम जाते जाते क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे ऑडियंस को? पेरेंट्स को मैं यही कहना चाहूंगी कि आप अपना भी लॉन्ग टर्म आपका इस बच्चे के लिए क्या विजन है वो भी क्लियर रखिए जी। इस गुंजलाहट में सिर्फ नहीं रहने की जरूरत कि स्कूल जाना है, स्कूल जाना है। करेक्ट। इम्पॉर्टेंट ये है कि हम बच्चे को इक्विप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। बिकॉज अल्टीमेटली अगर हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा इंडिपेंडेंटली सोशल ग्रुप्स का पार्ट बन सके तो हमें अपने एफर्ट्स भी उसी हिसाब से डालने पड़ेंगे। करेक्ट। सो इसलिए मैं पेरेंट्स को यही अर्ज करूंगी कि सही समय पर जितना जल्दी हो सके आप ऐसे इनपुट्स अपने बच्चे को देना शुरू करिए जहां पे ये सपोर्ट उनको मिल पाए कि जाके आगे वो ग्रुप सिचुएशन को हैंडल कर सके। करेक्ट। और इन प्रोग्राम्स में जो सपोर्ट प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं इनमें पार्टनरशिप करिए जो प्रोफेशनल्स हैं उनके साथ, बिकॉज आप सबसे ज्यादा अच्छे रिसोर्स हो ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ द चाइल्ड। करेक्ट। सो आप शेयर करिए कि आप घर में कैसे करते हैं, वो जो प्रोफेशनल्स ट्रेंड हैं उनसे सीखिए कि वो आपको क्या स्ट्रैटेजी सुझा रहे हैं। तो इस तरह से अगर मिलके काम किया जाएगा तो आई एम श्योर कि हर बच्चा आगे प्रोग्रेस करेगा। एंड आई रियली होप कि ये सारे बच्चे हमारे मेन स्ट्रीम के भाग बने, प्रोडक्टिव मेंबर्स बने एंड दूसरों के लिए ये मतलब खुशी का एक माहौल हो कि ये भी हमारे साथ मिलकर सीख रहे हैं और काम कर रहे हैं। आई थिंक ये अल्टीमेट गोल है हम सभी हाँ का। और बहुत खुशी होती है और इसी वजह से हम हमेशा, और वीएनएम की पहल भी इसी वजह से रही क्योंकि हम चाहते हैं कि ये सारे बच्चे जो हैं वो नॉर्मल स्कूल का भाग बने। जिस तरह मैम ने कहा कि उन्हें वहां तक लेके जाना जो है वो हमारे हाथ में है। एज अ पेरेंट हम उनकी जर्नी कितनी स्मूथ बना रहे हैं, वहां तक ना पहुंचे उसका भी गम नहीं, लेकिन अगर आपका बच्चा जो है वो स्किल्स अगर वो सीख रहा है, अपने आप अपनी चीजें कर रहा है, तो थोड़ा सा भी अगर फर्क उसमें आ रहा है तो भी बहुत बड़ी जंग हमने जीत ली है एज अ पेरेंट, ऐसा आप मान के चल सकते हैं। डेफिनेटली एक्सपर्ट्स की राय जरूर लीजिए, उन्हें मिले। और ऐसे बहुत सारे हमारे पास सेंटर्स भी हैं और प्रोग्राम्स भी हैं जो हमारे सिटी में रन हो रहे हैं, तो इसका बेनिफिट लीजिए और अपने बच्चों को सही डायरेक्शन में, सही दिशा में लेके जाए। श्रुति मैम, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी ऑडियंस का जो हर हफ्ते हमारे साथ इसी तरह जुड़ती है, आप लोगों को भी थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट। और अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज इसे शेयर करें, इसे लाइक करें और वीएनएम टीवी किड्स का चैनल जो है इसे सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइबर्स जुड़ जाएं हमारे साथ, ताकि सबकी जर्नी जो है, पेरेंटिंग की जर्नी, वो और स्मूथ हो जाए। जो एजुकेटर्स हमारे साथ जुड़ते हैं उन्हें भी इतने सारे आइडियाज मिले अपने बच्चों को, क्लास में जो एनवायरनमेंट है, इतने बच्चे आते हैं, आप उनको डील करने के लिए भी आपको इतने सारे एक्सपर्ट्स की इतने सारे सजेशंस मिलते हैं। तो मैं तो पिछले इतने सालों से सीख ही रही हूं, आप भी इसका बेनिफिट जरूर लेते रहिए, हर हफ्ते इसी तरह हमारे साथ जुड़ते रहिए। नमस्कार।